अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल NS एकेडमी। जैसे हम लोग कल पढ़े थे क्लास 10th उर्दू का चैप्टर 1 हम, उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 भावी जान। ठीक है, उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों इम्पोर्टेंट है। हम कल भी बोले थे जैसे सब सब्जेक्ट मैथ साइंस इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह उर्दू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी भी तैयारी हम लोग को पहले से ही करना चाहिए। हम लोग सेशन 27 में अगर अभी से पढ़ेंगे, अभी मैथ बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो सकेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि आपको पूरा समझ आ सके। और भाभी जान जो चैप्टर है रक्षा में सुहेल अजीम आबादी का थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए घबराना नहीं है, पेशेंस से काम लेंगे। अगर हम लोग मन लगा के पेशेंस से सब्र से काम लेंगे, सब्र से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। पढ़ाई को हेडेक नहीं बनाना, पढ़ाई को इंटरटेनमेंट करके पढ़ना है। फनी तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को समझ में भी आ जाए और हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हम लोग को याद भी हो जाए। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग को बुक से हाईलाइट करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग याद करिए। सबसे ज्यादा सवाल तो मुसन्निफ से ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चलिए, दूसरा चैप्टर है भावी जान। आप लोग को तो पता ही है भावी जान में, भावी जान के मुसन्निफ है सुहेल अजीम आबादी। हम फिर से बता देते हैं, मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को, लेखक को जो लिखे है। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के बारे में जानते हैं कुछ बातें। सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम बताइए, या सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो आप लोग क्या मानिएगा, सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए मुख्तसर तरीन में तो लिख दीजिएगा कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ठीक है, अपनी इब्तिदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे। सुहेल अजीम आबादी को शायरी लिखना पढ़ना बहुत पसंद था। ज्यादातर वो अफसानवी मजमूआ लिखे, लेकिन पहले वो शायरी ही लिखते थे। ठीक है, तीसरा लाइन देखते हैं क्या है। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, अगर पूछे सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई या कब हुई तो आप लोग लिखिएगा सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई या हम आगे बताएंगे। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के पैदाइश का तो हम बता दिए। आगे देखिए, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। क्वेश्चन पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो पटना में टिक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुहेल अजीम आबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक जो है ना जमींदार खानदान से था, वो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, 1 साल की उम्र में सुहेल अजीम आबादी की वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। सवाल में पूछा जाएगा और पूछता भी है कि सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो 1 साल की उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, उनके 3 अफसानवी मजमूए, पहला है 4 चेहरे, दूसरा इलाम और तीसरा है आदमी के लोग। ये अफसानवी मजमूआ है सुहेल अजीम आबादी का, जो पूछता है। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते तो उसमें से एक न एक पूछेगा ही।
उनका नाम तो हम बता ही दिए, चार चेहरे, पहला, दूसरा अलाव, तीसरा आदमी के रूप है। ठीक है। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम पटना के एक मदरसा में हुई। ठीक है। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम पटना के एक मदरसा में हुई। जैसे सुहेल अजीम आबादी जो छोटे थे तो उनकी इब्तिदाई तालीम पटना के मदरसा से। ठीक है। इतना तो हम बता दिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको बुक से बताते हैं। आप लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 7। इसमें हम आपको बताएंगे तो आप लोग अपने हाईलाइट करते जाइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोग याद कर सके, आप लोग को याद करने में आसानी हो सके। ठीक है। इसमें हम शुरू से पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए और हाईलाइट करिए। चलिए। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। पता है सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ठीक है। दूसरा, अपनी इब्तिदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे। ठीक है। सुहेल अजीम आबादी को शायरी करना बहुत पसंद था, इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। हाँ, तखल्लुस का मतलब होता है शायर जो अपनी शायरी में लिखता हो और गजल के अंतिम लाइन में लिखता है, उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। इसलिए इनका सुहेल तखल्लुस था। सुहेल ये तखल्लुस करते थे। ठीक है। सुहेल ये तखल्लुस करते थे, अपने नाम के आगे सुहेल लगाते थे। ठीक है। अभी तो बताइए कि तखल्लुस किसको बोलते हैं। शायर जो किसी भी शायरी में अपना नाम लिखता हो पहले, सुहेल। ठीक है। और गजल के अंतिम लाइन में ये लिखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं तखल्लुस। ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए, और वो अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से ही मशहूर हुए। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में, इसको हाईलाइट कर दीजिए। सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है। हम बताए भी है कि सुहेल अजीम आबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है। यहाँ बताए। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश ननिहाल में हुई। जब सुहेल अजीम आबादी बताए हुए कि जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया और उनका परवरिश जो है ननिहाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई। ननिहाल में ही इनकी तालीम और तरबियत इनको हासिल हुआ। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदवल है, जो पटना जिला में ही वाक़ है। उन इब्तिदाई तालीम हासिल हुई। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदवल है, जो पटना जिला में ही वाक़ है। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इफ्तार तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। इनका माली हालत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए ये आला तालीम हासिल नहीं कर सके। ठीक है। गर्चा मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे इल्मी मराकिज में क़याम पजीर रहे। ठीक है। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए। शायरी से तो ये शुरुआत किए थे, लेकिन आगे चलकर इनको अफसाना लिखना ज़्यादा पसंद आया, इसलिए अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए। ठीक है। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। ठीक है। सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। सुहेल अजीम आबादी जो नौकरी पे लगे, जो जहाँ काम करना शुरू किए, वो ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत थी। ठीक है। इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। ये मुलाजमत उन्होंने दिल्ली से शुरू किया, लेकिन उसका तबादला उसका बदल करके
श्रीनगर कश्मीर उनका तबादला हो गया और फिर वो वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। तबादला होने के बाद श्रीनगर कश्मीर आ गया, उनका पोस्ट बदल के श्रीनगर कश्मीर कर दिया गया। फिर वो अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वापस पटना चले आए। ठीक है, इससे पहले सियासत में भी मसरूफ रहे, रिसाले निकाले और एक रोजनामा अखबार का जो नाम था वो था साथी। इनके अखबार जो ये निकाले थे उनका नाम था साथी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है कि सुहेल अजीम आबादी के अखबार का क्या नाम था। ठीक है, तो उनका नाम था साथी। सुहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तशरीह इशाअत में मसरूफ रहे, चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में क़याम पजीर रहे। जमींदाराना माहौल से ताल्लुक और छोटा नागपुर के क़याम ने उनको उनके मजमुआत मुतय्यन कर दिए। चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताते हैं। उनके 3 अफसानवी मजमूए, 4 चेहरे, इला और आदमी के रूप, ये तो हम बता ही चुके हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और एक दोहा है बेजर के पौधे। ठीक है, उनके मजमूए के अलावा सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए का जो तादाद है 125 तक पहुंचता है, इस बुक में दिया गया है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। 1980 ईस्वी में सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया। ठीक है, तो बता ही दिए सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। सुहेल अजीम आबादी के बारे में तो समझ लिए। अब हम जानते हैं भाभी जान के बारे में। तो भाभी जान का चैप्टर तो आप देखे ही है, कितना बड़ा है। तो इसको काहे नहीं इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ के हम आपको समझा दे, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और हम लोग का चैप्टर भी एंड हो जाए और हम लोग को समझ में भी आ जाए। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 6 मुख्तसर अफसाना है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम आपको पढ़ के बता देते हैं, जो आप लोग को सवाल पूछे जाएंगे। 2-3 ऑब्जेक्टिव है इसमें। ठीक है, अफसाना नसरी और खदीजा को तस्लीम क्या कहा जाता है? 1903 ईस्वी में शाया हुआ। ठीक है, 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये मुख्तसर अफसाना में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आप पढ़ते हैं इन्हीं का चैप्टर, इन्हीं का जो तखलीक, इन्हीं का जो लिखा हुआ है भाभी जान, उसके बारे में। ठीक है, तो भाभी जान का नाम पहले जानते। भाभी जान का नाम था रुकैया भाभी। ठीक है, क्या नाम था? रुकैया। कई जगह सवाल पूछा जाता है कि कहानी में जो भाभी जान है उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रुकैया। ठीक है, इसमें जो हम लोगों को कहानी सुना है इनके देवर, उनका नाम था अख्तर। अख्तर साहब कहते हैं कि जब वो रुकैया भाभी का जिक्र करते हैं तो उनका सर खुद ब खुद झुक जाता है एहतराम से, क्योंकि रुकैया भाभी जो थी वो बहुत मेहनती, मेहनती थी अपने ज़िंदगी में, और वो बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी का सामना करके आगे बढ़ी थी। ये तो वैसे थी बहुत बड़े ख़ानदान से, इनका ताल्लुक़ ये जो कि इनका ताल्लुक़ बहुत बड़े ख़ानदान से था। लेकिन जब इनका शादी नन्हे भाई जान का जो नाम है नन्हे है, ठीक है, तो इनका जब शादी नन्हे भाई से हुआ तो इनकी ज़िंदगी पूरा उलट पलट हो गया। कोई कहानी में कहता था कि शायद भाभी जान इनके साथ रह नहीं पाए, इनको समझ नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उनके रंग में जल्द ही रंग गई। भाई जान जो थे नन्हे भाई, उनको सियासत से बहुत शौक था, इसके लिए वो बार बार जेल जाते थे और आते थे। 2 साल के लिए जेल से निकल के आते थे, फिर कोई मामला में जेल में चले जाते थे। इसलिए भाभी जान हमेशा अकेले ही रहती थी और उनको सारा जिम्मेदारी उनके सर पे अकेले ही आ गया था। भाभी जान का पहले तो बहुत अच्छा अपने ऊपर खर्च करते थे, लेकिन जब से शादी हुआ उन पर वो उनका खर्च पूरा ख़त्म हो गया। वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी जिनमें पढ़ाने में उनको सिर्फ 400 रुपये का महीना मिलता था, और एक बच्ची
उसको पढ़ाती थी ट्यूशन, उनको 50 रुपये मिलते थे, यानी इनका पूरा कुल आमदनी इतना ही था। और इसी आमदनी में वो अपने बच्ची का पढ़ाई, सिम्मी नाम की लड़की है उसका पढ़ाई, उस सिम्मी को पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाती थी, इसका भी खर्च भाभी जान ही उठाती थी। और एक बार एक कहानी इसमें एक और किरदार बताया गया है कि एक उनके जो मुलाजिम था, उनका नौकर, उनकी बेटी का अस्पताल में भर्ती थी, उसका भी खर्च भाभी उठाती थी। उनको उसका शौहर नहीं था, इसके लिए वो उसका खर्च भी उठाती थी। उसके बच्चे के लिए स्वेटर मोजा सब बीनी थी और बिनवा के उनको दी थी जा करके। तो रुकैया भाभी ऐसी थी और इतना मुश्किल, इतना प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी उनका फेस थोड़ा भी मुरझाता नहीं था, वो हंसती रहती थी, यानी उनके चेहरे पे अलग ही रोशनी रहता था। उनको खत लिखने का भी बहुत शौक था। खाली टाइम में जब वो कॉलेज से फारिग होकर आती थी तो खत, जितने खत उनको आता था उसका वो पूरा जवाब देती थी, अच्छे से खत को लिखती थी और उनको जहाँ जहाँ से उसको खत आता था उसका रिप्लाई वो खत के ज़रिए देती थी, क्योंकि उनको खत लिखना बहुत पसंद था। लास्ट में ये हुआ कि भाईजान फिर निकल के आए तो उनका 2 बच्चा और हुआ, उनके परवरिश में वो लग गई और ऐसे ही ज़िंदगी गुजरता गया। लेकिन फिर उन भाईजान को 4 साल का सजा हो गया और वो जेल चले गए। फिर भाभी जान थोड़ा रोई, थोड़ा मुरझा गई, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाली, क्योंकि उन पर पूरा जिम्मेदारी था, उनको पूरा जिम्मेदारी अकेले ही उठाना था और सारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए उनको हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी था। इस यही कहानी है हमारी रुकैया भाभी का। देख लेते हैं सवालात को, ठीक है। मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात का मतलब होता है 1 से 1.5 लाइन में सवाल का जवाब देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। आप लोगों को तो बताए हैं, यहाँ देख लीजिए, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? तो सुहेल अजीम आबादी के असल नाम और बचपन का नाम दोनों एक ही है, सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूआ का क्या नाम था और वो किस साल शाया हुआ? पहले तो बात करते शाया हुआ किसको बोलते? शाया हुआ यानी प्रकाशित हुआ, यानी निकलना, वो किस साल निकला? तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम था 4 चेहरे, यहाँ बताए हैं, और वो आज़ादी के टाइम में प्रकाशित हुआ, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सुहेल अजीम आबादी का इब्तिदाई तालीम पटना के ही मदरसे में हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब है मुख्तसर सवालात, यानी इसका जवाब आपको 2 से 3 लाइन के अंदर में देना है। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका क्या नाम था? तो अभी तो हम बताए हैं कि उसका नाम अख्तर था, तो लिखिएगा रुकैया भाभी के जिस देवर का कहानी किरदार में पेश किया गया है उनका नाम अख्तर, ठीक है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? क्योंकि उनको सियासत से शौक था। रुकैया भाभी को के शौहर को सियासत से बहुत दिलचस्पी थी, आप लोगों को तो पता ही, अभी हम बताए पूरा उनका कहानी, इसलिए उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? रुकैया भाभी सिम्बी नाम की लड़की का तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, क्योंकि सिम्बी को पढ़ने का बहुत शौक था और वो अपनी गरीबी के कारण पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए रुकैया भाभी उसका खर्चा खुद उठाती थी। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था? वही सिम्मी जो थी उसके भाई का एमए का फीस भरना था और वो रुकैया भाभी के पास आई रोते रोते और उनको अपना कहानी बताई। तो रुकैया भाभी अपनी अपनी बेटी रेहाना का सोने की चूड़ियाँ उनको दी और बोली बेच के अपने भाई का एमए का फीस भर लेना, ठीक है। रुकैया भाभी को जब
फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी। जब रुकैया भाभी को फुर्सत मिलता था वो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी, और खत लिखना उनको बहुत पसंद था। खत में वो बहुत दिलचस्पी रखती थी। अब है तवील सवालात। तो ये सवालात आप तो कहानी पढ़े ही है, हम तो आपको बताए हैं। ये सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कम से कम 1 से 1.5 पेज में देना है, और इसको आप लोग घर पे ट्राई करें, लिखें, ताकि आप लोग को लिखना आए। और लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और आप लोग को कोई भी कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है।